हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंटेंट एक्सप्लोरर में। वेलकम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना सिखाया था। आज हम सिखाएंगे आपको, बताएंगे कि जो वाटर के फॉर्म्स पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि टेम्परेचर की वजह से जो उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते रहते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों ये मेरे खुद के बनाए हुए सेल्फ मेड नोट्स हैं, तो प्लीज़ इसमें आप किसी भी तरह का डाउट मत रखिएगा। अब हम देखते हैं कि पानी में टेम्परेचर की वजह से क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो हमारे वहाँ पे इवापोरेशन होता है, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से दोस्तों ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग उमस कहते हैं। फिर इसके बाद से हमारा बनता है संघनन की प्रक्रिया होती है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। फिर ओस भी पाई जाती है, बादल भी पाए जाते हैं, कुहासा भी होता है, पाला भी होता है। ठीक है। और जो ऊपर से दोस्तों जो चीज़ें नीचे आती हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये है रेन। अब ऊपर से नीचे क्या क्या आता है, रेन आता है, स्नोफॉल होता है और हेल फॉल होता है। ठीक है। तो ये चीज़ इतनी सारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले तो इसका PDF दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इवापोरेशन क्या होता है। तो इवापोरेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए ये पानी का सरफेस है। ठीक है। अभी इसको छोड़िए, हमने जो पहले वाला बताया था आपको दोस्तों, ये देखिए पानी का सरफेस है। ठीक है। इस पानी के सरफेस पे जब कोई भी टेम्परेचर पड़ता है, सनलाइट पड़ती है। ठीक है। अब नीचे हमने आपको ये डस्ट पार्टिकल का कॉन्सेप्ट बताया ही था, ये वाला। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डस्ट पार्टिकल का पहले आप कॉन्सेप्ट देख लें हमारी पिछली वीडियो से, जो कि सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो वहाँ से आपको जा करके इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है। इनकी डस्ट पार्टिकल की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, एक टेम्परेचर वो भी होता है, और एक टेम्परेचर जो सन से मिलता है, एक टेम्परेचर वो भी होता है। तो कुल मिला जुला के जब टेम्परेचर जो होता है, गर्म चीज़ें जब ये पानी पे पड़ती है तो इस पानी को वो गैस में बदलने की कोशिश करती है। ठीक है। तो वही जो पानी या फिर लिक्विड का गैस स्टेट में बदलना ही क्या कहलाता है, इवापोरेशन, यानी कि हिंदी में वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है, ह्यूमिडिटी। तो हम सब जानते हैं जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया कि हवा में जो है वो अब कुछ पानी के पदार्थ भी आने लगेंगे। ठीक है। तो वही जो पानी जब हवा में जब पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो इतना अमाउंट पानी का हवा में पाया जाता है, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि उमस। ठीक। यही अगर हवा में पानी की मात्रा जो होगी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, और पानी की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ड्यू समझने से पहले हम कंडेंसेशन समझ लेते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। बट मैं इसको इसी तरीके से बताना आपको समझाऊंगी। तो कंडेंसेशन क्या होता है दोस्तों, अभी हमने जब इवापोरेशन यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे जब लिक्विड से गैस में वो बन रहा था, तो यहाँ से जाने तक वो क्या करते रहते हैं भाई, वो टेम्परेचर यहाँ पे भी है तो इंक्रीज़ करते रहता है। ठीक है। लेकिन हमने बताया था कि वो टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर वो लूज़ करते जाता है। लेकिन इस मतलब कुछ एरिया तक इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो जो टेम्परेचर लूज़ करता है उसकी वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर लेके अपने गैस के फॉर्म में जो होता है वो बन जाता है। ठीक। लेकिन अब गैस से ऊपर भी तो उसको जाना है, तो जब गैस से वो ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेज के ऊपर से थोड़ा सा अब जो हमारा जो टेम्परेचर है उसका असर जब धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता है, तब ये टेम्परेचर यहाँ भी लूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर सन का और बाकी गैसियस पार्टिकल का के अकॉर्डिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वो टेम्परेचर लूज़ करने का कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब वही गैस से इस स्टेज से जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जब वो गैस बन चुका है, अब वो गैस बन के अब वो यहाँ पे भी टेम्परेचर लूज़ कर रहा है। ठीक। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर लूज़ कर रहा है इसका उसके ऊपर असर करेगा। ठीक। तो टेम्परेचर लूज़ करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना मैक्सिमम टेम्परेचर उसने यहाँ पर गेन किया था वो उसको लूज़ कर देगा। मतलब कि जो टेम्परेचर लिक्विड का यहाँ था, वही टेम्परेचर जब लिक्विड का यहाँ हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, यानी कि गैस से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन। ठीक है। कोई भी दोस्तों आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं आपको वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये बिल्कुल बहुत ही इजी नोट्स है। मैं आपको पूरे 10 मिनट्स में एक टॉपिक कवर कर रही हूँ, तो आप इसका लेकर के आराम से प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों अब हम कंडेंसेशन समझ गए, इवापोरेशन समझ गए, ह्यूमिडिटी समझ गए, कंडेंसेशन समझ गए। अब हम समझने जा रहे हैं कि अब कंडेंसेशन के बाद इस पे अभी आते हैं। कंडेंसेशन के बाद अब हम आते हैं सीधे क्लाउड के टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, कि क्लाउड क्या होता है। हम सबको पता है कि जो यहाँ से पार्टिकल, ये वाला जो हमने पुराना वाला, दोस्तों देखिए इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पुराने वाले लेक्चर का काम हो रहा है, तो एक बारी आप जो मेरा इसके पहले वाली वीडियो है उसको जाके एटमॉस्फेयर वाली ज़रूर देखिएगा, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब हम जब क्लाउड बनाते हैं तो वो क्या होती है, देखिए अब यहाँ पर हम इवापोरेशन करा रहे हैं। ठीक है। लिक्विड से चीज़ें गैस में बदल रही हैं। ठीक। तो जब यही लिक्विड वेपर बन के ऊपर जा रहा है तो वो वेपर में भी तो मतलब पानी प्रेजेंट होगा ना।
ठीक। और हमारा जो सराउंडिंग है उस पूरे सराउंडिंग में भी हमारा, आप सब जानते हैं क्या प्रेजेंट रहता है, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे जा कर के उसको डस्ट पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं, ठीक है, जाते जैसे जैसे उसको डस्ट पार्टिकल मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल मिल गया, ठीक है, नीचे से पानी इवापोरेट करते हुए आ रहा है, तो इस डस्ट पार्टिकल के आपस में वो क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। चिपकते चिपकते क्या होगा, फिर ये ऊपर जाते जाते जितने डस्ट पार्टिकल्स ऐसे ऊपर जाके इकट्ठा होंगे तो वही क्या बन जाएगा, बादल। और जैसे जैसे ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, ये जो डस्ट पार्टिकल जिनके आसपास ये पूरे वाटर वेपर चिपक करके आसमान में क्लाउड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है। मतलब कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल जिसके आसपास जो पानी के वेपर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, आप सबने एक वर्ड सुना होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। मतलब क्या होता है कि पानी को कितने देर तक वो रोक सकता है, उसकी क्षमता। तो दोस्तों जब यहाँ पर खूब सारे ऐसे देखिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे, और जब इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि अब ये और ज़्यादा वाटर वेपर को अपने साथ रख नहीं सकते हैं, उसी समय ये क्या कर देंगे, यहाँ से रेन करा देंगे, मतलब क्या करा देंगे, ये वर्षा करा देंगे, ठीक। अब बादल से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है कि कभी कभी हमें काले बादल दिखेंगे, कभी कभी हमें सफ़ेद बादल दिखते हैं, तो उसका क्या कारण होता है दोस्तों, यही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ही देखिए उसका कारण होता है। अब ज़रा एक बात बताइए, जो चीज़ साफ़ होगी हमें वो देखने में ज़्यादा आसानी होगी कि जो चीज़ गंदी होगी वो, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ साफ़ होगी। साफ़ होने का मतलब है कि जो काले बादल होते हैं दोस्तों, वो उनमें जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाते हैं, भारी होकर के वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब खूब सारे, अब देखिए बीच में जब डस्ट पार्टिकल्स आ जा रहे हैं तो हमें देखने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक। तो वही दिखता नहीं है, दिखने का मतलब कि जो हमारे जो जलवायु में जो प्रकाश, जो लाइट प्रेजेंट है वो हम तक पहुंच नहीं रही है, इसीलिए हमें वो बादल कैसे दिखाई देते हैं, काले दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए आप एक ग्लास में मिट्टी या फिर बालू मिला करके रख दीजिए और फिर उससे आप लाइट पास कराइए, तो देखिए आपको कैसी लाइट पास होती है। और एक ग्लास में बहुत ही थोड़ा सा बालू मिट्टी डालिए और उससे करके देखिए कि उस वहाँ से किस तरह से लाइट जो है वो निकल रही है। ठीक वही कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लैक क्लाउड और वाइट क्लाउड का, मतलब सफ़ेद और काले बादल। समझ में आया? एक बार फिर से बता देती हूँ। जो काले बादल होते हैं उनमें ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो अब बहुत ज़्यादा वो सैचुरेट हो चुके हैं और ये सबसे इकट्ठा होकर बहुत ही भारी हो गए, इसीलिए वो नीचे की तरफ आते हैं और खूब तेज़ी से क्या कर देते हैं, वो बारिश कर देते हैं। ठीक, वहीं जो सफ़ेद बादल होते हैं दोस्तों, आसमान में जो वाइट क्लाउड होता है वो क्या होता है, वो थोड़े दूर पे होता है, अभी वो और ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, जब डस्ट पार्टिकल कम है तो हमें चीज़ें भी साफ दिखाई देंगी, है कि नहीं? तो जब चीज़ें साफ दिखाई देंगी यानी कि वो कैसा है, बादल सफ़ेद रंग का है। तो जो सफ़ेद रंग का बादल होता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा वो ऊपर होता है, और जो काले बादल होते हैं वो हमेशा नीचे आकर के बारिश करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इतना बादल का प्रोसेस। अब हम आते हैं जब थोड़ी सी, अब भाई गर्मी आ गई तो वहाँ पे वाष्पीकरण हुआ तो ह्यूमिडिटी बनी। ठीक है, ह्यूमिडिटी बनी तो फिर उसके बाद से कंडेंसेशन हुआ तो बादल बने तो वर्षा हुई। अब बारिश के बाद से दोस्तों हम सबको पता है कि अब धीरे धीरे ठंडी आ रही है, तो अगर आप सुबह के समय में उठेंगे तो आपको ये ओस वहाँ पे गिरी हुई दिखेगी। अब देखिए ओस क्या होती है। अब दोस्तों हमें ये पता है, अब दोस्तों क्योंकि धीरे धीरे ठंडियों का मौसम अब देखिए शुरू हो रहा है, तो अब जो होगा, अब हमारे ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और हमारे नीचे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी ड्यू मतलब जो ओस होती है, अब वो गैस से लिक्विड में, जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे आपको कि वो गैस से लिक्विड में बदल चुकी है। ठीक है, तो अब ये बारिश ना हो करके अब ये जब नीचे आएगी ना, ये जो बता रहे थे ना कि लिक्विड जब अपना पूरा वो स्टेज अटेन कर लेगी, कि वो जब बराबर लिक्विड की जैसी हो जाएगी, तो वो फिर नीचे आएगी धीरे धीरे वर्षा के रूप में, लेकिन बारिश नहीं होती है, वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर लूज़ करते नीचे आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि थोड़ी सी ठंडी आ चुकी रहती है, तो जो नीचे का जो सरफेस है वो ऊपर, अब देखिए सन आपको पता है कि कभी ऊपर चलता है कभी नीचे चलता है, तो जब हमारे वहाँ ठंडी होती है, इसका मतलब क्या है कि सन जो है वो किस साइड पे है, जब सन दूसरी दिशा में होगा दोस्तों, तो हमारे वहाँ क्या पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ठंड हो गई है, तो यही जो अब आ रही है धीरे धीरे नीचे सरफेस पे आ रही है, तो अभी वो सरफेस पर से अभी वो कम्प्लीटली आ नहीं रही है। इसको छोड़िए, ये वाला दूसरा टॉपिक समझिए कि कुछ यहाँ पे वेपर बने होंगे। ठीक है,
वेपर बने हैं, यहाँ पे गैस भी है, गैस से लिक्विड अभी बदल रहे होंगे। तो दोस्तों अभी वो पूरी तरह से ऊपर नहीं गए हैं, यहीं पर प्रेजेंट है, लेकिन वो यहाँ पर टेम्परेचर इस नीचे ज़मीन तक आते आते इसका टेम्परेचर जो है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से दोस्तों वो किस में बदल जा रहे हैं, ओस में बदल जा रहे हैं। ना ही पूरी तरह से वो ओस भी बदलने का मतलब ना वो बर्फ़ है ना वो पानी है, वो बस ठंडे हो जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमें क्या लग रहा है कि वहाँ पे क्या गिरी हुई है, ओस गिरी हुई है। ठीक है, ये था दोस्तों ओस का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कुहासा। अब यही दोस्तों जब ओस जो है वो खूब ज़्यादा क्या करने लगती है, ऐसे जब इकट्ठा अब ज़्यादा और अब सरफेस धीरे धीरे ज़्यादा टेम्परेचर इसका और हाई होते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस समय में क्या हो रहा है, जब ओस यहाँ पे खूब सारी इकट्ठा हो गई है तो भैया जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब ये सिर्फ ठंडी ओसी नहीं रह गई, अब ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा असर डालना अपना चालू करेगी। ठीक है, तो जब ज़्यादा असर डालेगी तो पहले हमें तो सिर्फ ज़मीन पे दिखाई देता था, अब हमें कुछ दूर तक दिखाई देता है। ठीक, तो यही जब खूब सारी ओस आपस में इकट्ठा होने लगती है ज़्यादा सिर्फ इसके टेम्परेचर के कम होने की वजह से, क्योंकि भाई ऊपर सन चला गया तो सन का तापमान ऊपर ज़्यादा होगा, नीचे कम होगा, तो इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो नीचे आ रही है वो सब क्या होती जा रही है, धीरे धीरे उनके बीच में गैस पार्टिकल हैं, वाटर वेपर भी है, तो वो पूरी की पूरी अब ये हो चुकी है, इसको हम कहेंगे कुहासा। जब हमें सिर्फ सरफेस पर दिखा हुआ मिलेगा तो उसको हम कहते हैं ओस, और जब हम कुछ देख वेख भी नहीं पाते हैं तो उसको कहेंगे हम कि कुहासा हो रहा है। ठीक है, ना ही वो बेचारी ऊपर जा पा रही है ना ही वो नीचे आ पा रही है, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ऊपर बहुत कम है, ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो बेचारी घूम फिर के यहीं रह जा रही है। अब दूसरा आता है दोस्तों फ्रॉस्ट। इसका नाम पाला क्यों पड़ता है, तो बेसिकली पाला हम ये कहते हैं कि जब हमारे पत्ते जो होते हैं वो ठंडी के मौसम में एकदम सूखे हो जाते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो हमारे ऐसे पत्ते हम बनाते हैं उन पत्तों में क्या होता है, देखिए इस तरह से हमने पत्ते बनाए। ठीक है, अब सर्दियों के मौसम में अब क्योंकि ये कुहासा आ रहा है, ठीक, तो सरफेस का मतलब कि इसको जहाँ जहाँ सतह मिलेगी वो वहाँ वहाँ इकट्ठा होगा। ठीक, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भाई ऊपर से वो आ रही है थोड़े ठंड के रूप में, सॉलिड के पार्टिकल में, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल में, तो रात भर में वो क्या होता है, वो पत्तियों के ऊपर इस तरह से इकट्ठी हो जाती है। ठीक, फिर जैसे सुबह होती है थोड़ी सी उसको धूप मिलती है, वो थोड़ा सा पिघल जाता है। ठीक, लेकिन वो हटता नहीं है इसके ऊपर से, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता है कि पूरी तरह से पानी बन के वो झड़ जाए। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे करते दिन बीता, फिर शाम हुई, फिर इकट्ठा हुआ। ठीक है, फिर वो जब इकट्ठा होगा ठंडा रहेगा ही, फिर क्या होगा, फिर अगले दिन सुबह निकलेगी, फिर वो थोड़ा सा पिघलेगा, लेकिन वो इसके ऊपर से पूरी तरह से हटता नहीं है। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमें पता होता है कि प्लांट्स के पास में स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू वो सनलाइट को जो है वो इस तरह से एब्जॉर्ब करता है। तो अब जब इनके ऊपर इस तरह से खूब सारे कुहासे इस तरह से आके इकट्ठा हो गए हैं तो अब उस समय में वही नहीं हो पाता है, पूरी लेयर बन चुकी है इसके ऊपर। तो अब जब पौधों को जब धूप ही नहीं मिलेगी तो अपना खाना कहाँ से बना पाएंगे। तो इसी सिचुएशन को दोस्तों कहते हैं कि हमारे पत्ते जो है वो पीले पीले पड़ने लगते हैं, और इसी को कहते हैं कि अब क्या पड़ने लगा है, पाला। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 मिनट कॉन्सेप्ट। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए आपको आधी ज्योग्राफी आ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है और यही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए नेक्स्ट वीडियोस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट होगी तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके इसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। थैंक यू।